प्रज्ञान, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे और मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका तुरंत आप जवाब दें। मैं दो ऑप्शंस भी आपको दूंगा, उसमें से चुनिए दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सी। पहले बताइए, आपके पसंदीदा कप्तान किसकी कप्तानी में खेल के जिंदगी में सबसे ज्यादा लुत्फ, मजा, एट ईज आप रहे? देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आईपीएल बिल्कुल अलग है और इंडियन टीम चलिए बिल्कुल पहले अलग है। बताइए, आईपीएल के में किसकी कप्तानी में सबसे ज्यादा मजा आया? आईपीएल में रोहित शर्मा कहना चाहूँगा क्योंकि रोहित कप्तान भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो जी। उसमें एक फिर आपको एक अलग फ्रीडम मिल जाता है क्योंकि आप खुल के डिस्कस कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा ओपन होते हैं अपने दोस्त के सामने। मैं समझ गया। तो इंडियन क्रिकेट जी। टीम में सबसे नॉटी क्रिकेटर कौन? सबसे नॉटी क्रिकेटर तो होंगे प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। वो जी। दिखने में तो बड़े बड़े संजीदगी भरे लगते हैं। नहीं, वो बहुत प्रैंक करते थे। अच्छा, जी। मुझे लगा था कहीं ना कहीं आप हरभजन कहेंगे। नहीं, भज्जूपा तो सीनियर हो गए। वो ऐसे मतलब वो उनके सर्कल में मस्ती करते थे, लेकिन हमारे सर्कल में प्रवीण कुमार बहुत मतलब प्रैंकस्टर कहते हैं ना, वो थे। वो थे। अच्छा, इंडिया में जब इंडिया के लिए जब आप खेले तो फेवरेट आप किसकी कप्तानी में ज्यादा? धोनी की कप्तानी? देखिए, मैं जब टीम में आया तो अनिल भाई कप्तान थे, फिर जी। उसके बाद मेरा काफ़ी करियर धोनी भाई के अंडर गया है और धोनी भाई बेहतर समझते भी थे क्योंकि मैं दूसरे कप्तानों के अंडर खेला नहीं हूँ। तो धोनी भाई, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, इज़ अ बॉलर्स कैप्टन, और उनके जो तौर तरीके थे वो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे। अच्छा, ये तो बाद में दौर आ गया सिंगल रूम का। अगर उस समय भी एक रूममेट आपको चुनना पड़ता तो आप अगर भारत के लिए खेल रहे तो रूममेट किसे चुनते? जी बिल्कुल, मनोज तिवारी, रोहित शर्मा या फिर प्रवीण कुमार, इन तीनों में से कोई एक। अच्छा, अब मैं दो ऑप्शन आपको दूंगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों, आपको सिर्फ एक जी। चुनना है, सचिन या धोनी। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही अलग अलग चीज हो गया है ये। हाँ। ये इस पे आप कभी मतलब कभी डिबेट हो ही नहीं सकता है। दोनों अलग अलग हैं। सचिन पाजी, मैं पर्सनली सोचता हूँ सचिन पाजी का जो स्तर है वो बिल्कुल ही अलग है। उनके स्तर पे मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकता। सचिन पाजी मेरे लिए फर्स्ट आएंगे, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स। समझ गया। अगर आप इस छोर से जी। गेंदबाजी कर रहे हैं और उस छोर से जी। गेंदबाजी करने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि उस छोर से गेंदबाजी किसे करवाना पसंद करेंगे, भज्जी या अनिल भाई? मैं भज्जूपा कहूँगा क्योंकि अनिल भाई का बॉल गिर के बाहर निकलता है, मेरा भी बॉल गिर के बाहर निकलता हाँ, है, तो very वेरिएशन के लिए भज्जूपा, ऑफ स्पिनर कोई अलग वेरिएशन के लिए, मुरली सिर्फ उसी लिए। कार्तिक या वेंकटपति राजू? मेरे लिए वेंकटपति राजू, क्योंकि वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ हैदराबाद में, तो उनके लिए मतलब मेरा सॉफ्ट कॉर्नर अलग रहेगा क्योंकि मेरा पूरा बचपन उनको देख के बीता है। आप कमेंट्री अब करने लगे हैं प्रज्ञान, और लोगों को आपकी कमेंट्री बड़ी पसंद आ रही है। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं और बगल वाली सीट खाली है, वो सीट सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? फेवरेट को कमेंटेटर आपके कौन है? फेवरेट को कमेंटेटर मुझे लगता है कोई भी यार, जिनके साथ आप कमेंट्री करने के टाइम इट्स ऑल अबाउट मतलब कैसे आप मस्ती Chemistry करते है। हैं, केमिस्ट्री, वही। और मैं जिन लोगों के साथ भी किया हूँ मुझे मजा है, ऐसा कभी भी मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हुआ है फिर भी कि होता है ना प्रज्ञान, ये कई बार बात। जिंदगी में क्या होता है कि एक इंसान बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है। वो अगर ऐसा नहीं कि अगर आपको अगर अगर वैसा आप कहेंगे तो मैं चाहूँगा कोई मेरे सर्कल का, जैसे अगर कोई फ्यूचर में रोहित शर्मा हो गया, प्रवीण कुमार हो गया, या समबडी मेरे सर्कल के जो रहते हैं, क्योंकि आप अपने सर्कल में और भी टाइम पास करते हैं, खुल के बात करते हैं। हाँ। जब आप कोई सीनियर के साथ बैठते हैं तो कितना भी आप मजाक कर लें, लेकिन एक लिहाज होता है। उस तरीके से मैं चाहूँगा कि कोई अगर मेरे एज ग्रुप का रहेगा तो और टाइम पास कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जब लक्ष्मण भाई, वीरूपा और दादा ये लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड कप, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में 2019 में, तो एक अलग ही उनका एक जुगलबंदी चल रही थी। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, जब जिनके साथ आप एज ग्रुप क्रिकेट खेले हैं और बड़े हुए हैं, उनके साथ आपकी अलग ही केमिस्ट्री चलती है। ठीक है प्रज्ञान,
बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और फिलहाल शो पर प्रज्ञान ओझा से बात करने में पूरा इतना एंजॉय कर रहा था, समय का मालूम नहीं चला। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार प्रज्ञान ओझा भी यही, पदमजीत शेरावत भी यही। स्पोर्ट्स जिंदगी बाहें फैलाकर एक बार फिर से आपका स्वागत करेगा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, मेरा नाम पदमजीत शेरावत। स्पोर्ट्स जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रज्ञान ओझा भारत के फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मजा आ रहा था मुझे। बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो बोलते जाए, सुनते जाए, मगर मेरा काम चूंकि सवाल पूछने का भी है तो मुझे ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। प्रज्ञान, एक बार फिर से आपका स्वागत सबकी तरफ से। और लॉकडाउन में मुझे अभी व्हाट्सएप में एक सवाल आया और लोग ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि प्रज्ञान को आज तक की स्पोर्ट्स फिल्मों में से सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स फिल्म कौन सी लगी, किसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया आपको? सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो मिरेकल है। वो आइस हॉकी के ऊपर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा था और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। आज तक भी वो मूवी मैं देखता हूँ। हाँ, सबसे बड़ा लेसन जो आपने सीखा उस मूवी से वो क्या था प्रज्ञान? नेवर गिव अप। स्पोर्ट्स में नेवर एनीवेयर नेवर गिव अप, क्योंकि वो जो आइस हॉकी थी इट वाज डोमिनेटेड बाय रशिया, यूएसएसआर, और उसको तोड़कर अमेरिकन टीम पहली बार चैंपियन बनी। तो वो उनकी जर्नी कैसी थी, वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, उसके बारे में है। बहुत मज़ा आया वो देख के। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो मेरी फेवरेट है फायर इन बैबिलोन। वो भी एक एब्सोल्यूट ब्यूटी है। वो दर्शाती है कि 70s और 80s में क्रिकेट कैसे खेला जाता था विदाउट हेलमेट और अनकवर्ड विकेट्स में, और वेस्ट इंडीज अटैक कैसी होती थी, कैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ये दो चीज़ मैं काफ़ी बार देखता हूँ। बहुत अच्छा। और आपके बारे में कहा भी जाता था कि है तो स्पिनर मगर जो इनकी फेरोसिटी है वो फास्ट बॉलर वाली है। मतलब प्रज्ञान ओझा सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द क्रिकेट फील्ड, ऑन द फील्ड ही इज टोटल फायर। तो वो फायर कहां से आई? कोचेस से आई, किसी को देख के आई, कहां से आई? पदम भाई, इट्स वेरी सिंपल। जब आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, जब आप वो लोगो पहन के खेलते हैं तो एक इमोशन आप कैरी करते हैं, और जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि जब आपकी कंट्री हमेशा जीते। और मेरा बहुत ही सिंपल फंडा रहता था, पर्सनल अचीवमेंट एक हद तक ठीक है, लेकिन तभी मज़ा आता है पर्सनल अचीवमेंट जब टीम जीतती है, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं। तो मैं यही सोच के ग्राउंड में उतरता था कि अगर मैंने 5 विकेटें ली, अगर टीम नहीं जीती, फिर मेरा वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अगर परफॉर्म करूँ तो टीम जीतनी चाहिए, वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता था। एक जमाना था आईसीसी प्लेयर रैंकिंग्स में आप नंबर 5 तक आ गए थे प्रज्ञान, और एक वो दौर भी था जब आईपीएल में पहला स्पिनर जो आप बने जिन्होंने पर्पल कैप उसे मिलती है जिसको पूरे टूर्नामेंट में जिसने सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा विकेटें ली होती हैं। तो आईपीएल के उस कंट्रीब्यूशन में जो कि आप एक सीजन डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले, 2 सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेले, किस टीम के लिए खेल कर ज्यादा मजा आया, डेक्कन चार्जर्स या मुंबई इंडियंस? और वो एक कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा आपको उन दिनों हेल्प की? देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे थे आईसीसी रैंकिंग, आईपीएल पर्पल कैप, ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट का रिजल्ट था या एक साल के मेहनत का रिजल्ट था। मैंने कभी उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया पदम भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं यही सोचता था कि मुझे एवरी टाइम ग्राउंड पे जाना है, मुझे अपनी टीम को जिताना है, परफॉर्म करना है। वही मेरी सोच रहती थी। और वो करते करते कहीं वो प्रोसेस फॉलो करते करते रिजल्ट मुझे ऐसा मिला कि मुझे पर्पल कैप भी मिला, और वर्ल्ड रैंकिंग आईसीसी रैंकिंग में मैं टॉप 5 में आ गया। और वही ऐसा ही सफ़र था।
फिर आप जैसा कह रहे थे कि दोनों टीम में कौन सा टीम अच्छा लगा, ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा पदम भाई, क्योंकि दोनों टीम के साथ मेमोरी मेरी बहुत अच्छी रही है। मैंने डेक्कन के साथ कुछ पहले मैंने सीखा कि अपने आप को एस्टेब्लिश कैसा करना है, फिर मुंबई इंडियंस के साथ मैंने सीखा कि अपने आप को कैसे कैरी करना है, क्योंकि जब आप 8-9 साल आईपीएल खेलते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आप शुरुआत जैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोनों टीमें मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि दोनों टीमों के साथ मैंने एक कॉमन फैक्टर था रोहित शर्मा। जब डेक्कन चार्जर्स के लिए आप खेले तब रोहित शर्मा भी डेक्कन चार्जर्स में थे, जब आप मुंबई इंडियंस खेले तब मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा भी थे। उनका अहम रोल था, जरूर था। वो बहुत बैक करते थे मुझे पहले से ही, बिल्कुल बैक करते थे वो मुझे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक बॉलर को एक बैट्समैन फ्रेंडली टूर्नामेंट में, जो T20 हो गया या आईपीएल हो गया, इसमें आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी होता है। अगर आपको आपके फ्रेंड्स, आपके जो क्लोज एसोसिएट्स है या कप्तान है, ये लोग आपको बैक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो आप एक अलग प्लेयर बनकर बाहर आते हैं। प्रज्ञान, क्या आप इस बात से वाकिफ रखेंगे कि आईपीएल की वजह से ही आप तुरंत भारत के लिए खेल पाए, वरना वो शायद डिसीजन, वो जर्नी लंबी हो जाती अगर सिर्फ रणजी ट्रॉफी फॉर्मेट से आना होता तो? पदम भाई, देखिए ऐसा है कि आईपीएल ज़रूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको वर्ल्ड स्टेज पे शोकेस करता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिछले 2 साल का जो डोमेस्टिक सीजन का परफॉर्मेंस था, जब मैं इंडियन टीम में आया, तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे सिलेक्टरों ने एक चांस दिया। लेकिन मैं एज अ प्लेयर मैं ये सोचता हूँ, एज अ क्रिकेटर ये सोचता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्लेयर को अपने आप को बिल्ड करने में। एक आपको कैसे हर चीज़ सिखाती है, सक्सेस के साथ कैसे आपको हैंडल करना है अपने आप को, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, या फिर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। ये सारे चीज़ आप डोमेस्टिक क्रिकेट में सीखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक सीजन रहा है। काफ़ी सारा डोमेस्टिक सीजन के बाद वो अपने कंट्री के लिए डेब्यू करते हैं। अच्छा, प्रज्ञान ओझा से उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि प्रज्ञान ओझा का स्लेजिंग के बारे में क्या मानना है। क्या स्लेजिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नोक झोंक होनी चाहिए, हल्की फुल्की होनी चाहिए, या आप मानते हैं जेंटलमैन्स गेम है, भाई आपने गेंद डाली, उन्होंने मार दिया, आप वापस आइए, दोबारा गेंद फेंकिए? आपकी इस पर क्या राय? नहीं, स्लेजिंग तो बनती है पदम भाई, एंड स्लेजिंग एंड बिल्कुल बनती है। और स्लेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को, आप जो आपके ओपोनेंट है उनको आप थोड़ा डिस्टर्ब करते हो, लेकिन उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि मैं मानता हूं कि यू कैन ओनली टच द रनिंग वाटर वंस, बहते पानी को आप एक ही बार छू सकते हो। तो ये जो की बात हो रही है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप नरेट करना चाहेंगे? कोई जी बिल्कुल, जी स्लेजिंग की बात हो रही है तो मैं एक इंसिडेंट जो मैं खुद ग्राउंड पे मौजूद था, मुझे याद है। जाहिर खान इस आर्ट में मास्टर हैं जी। तो एक बार बांग्लादेश में हम खेल रहे थे जी। तो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर हैं वो थोड़े चिड़चिड़े से हैं, मुशफिकुर रहीम। तो जाहिर खान जी तो जाहिर खान ने उन्हें पहले इनिंग में बॉलिंग की, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर की बात कर रहे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। तो जाके प्रेस में बोल दिया उन्होंने कि जाहिर खान जो है और इंडियन टीम जो है हमें ऐसा मतलब स्लेज कर रही है, ये कर रही है। अच्छा। तो जब वो सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए तो जाहिर खान आए, पहली बॉल डाली और कहते हैं कि अरे इसे कुछ मत बोलो यार, ये बच्चा है, रोएगा जाके मीडिया के सामने। तो ऐसे में फिर मुशफिकुर की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने? बिल्कुल, वो तो लाजमी है, वो और ज्यादा छिड़ गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दायरा है वो कहाँ तक है। आप उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, कभी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, लेकिन आप स्लेज जरूर कीजिए, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। या बिकॉज एक और मुझे, चूंकि हम बात कर रहे हैं और आप भी, एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ स्लेजिंग का कि काउंटी क्रिकेट कहीं चल रही थी, तो मार्क वो स्लिप में थे, तो एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो वो बीट हुए जा रहे थे,
तो मार्क वॉ ने कहा जब इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले व्हाई यू कम हियर, तो उन्होंने अगली गेंद पे चौका लगाया और मार्क वॉ की तरफ देख के कहा कि आई माइट बी वर्थलेस बट आई एम एटलीस्ट द बेस्ट इन माई फैमिली। क्योंकि मार्क वॉ तो अपने घर में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, वो उनके बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, तब तक मार्क वॉ खेले नहीं थे। और ये मैं प्रज्ञान के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं फैंस को बता रहा हूँ जिन्होंने उस एरा की क्रिकेट नहीं देखी थी। प्रज्ञान, आपसे बातें करके तो ऐसा लग रहा है कि चलते जाए, मगर समय एक सीमा बांध के लाता है हमेशा। जाते जाते आपके फैंस के लिए, कोरोना में लॉकडाउन में लोग बंद थे, उसके लिए आपका मैसेज लोगों को इस समय क्या होगा? जी, सबसे पहले देखिए, हम लॉकडाउन से बाहर धीरे धीरे आ रहे हैं। लॉकडाउन हमने बहुत अच्छी तरह से पालन किया, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना और कोविड-19 वायरस जो है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम सिर्फ लॉकडाउन में थे और लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। हमें वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वही सारे चीज़ करने हैं जो गवर्नमेंट ने हमें एडवाइस किया है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि कोरोना को हमें जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, उसके साथ हमें जीना पड़ेगा, वो सच्चाई है। तो हम कितना केयरफुल रहते हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप को क्लीन रखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अभी कोरोना हमें हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। हमें अभी बिल्कुल कोरोना है और इस लोगों को अफेक्ट भी कर रहा है, तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी जो हमें हेल्थ सेक्टर से और गवर्नमेंट से आ रही है। प्रज्ञान ओझा, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप न सिर्फ बड़े बेहतरीन वक्ता थे आज के दिन, बट आपने हमें बांध के रखा, और नन्हे योहान के लिए बहुत सारा प्यार हम भेज रहे हैं, और ये दुआ और आशा कर रहे हैं कि आपका परिवार हमेशा सकुशल रहे, सेफ रहे और मुस्कुराते रहिए। और जिस तरीके से आप हैं प्रज्ञान ओझा, ऑलवेज स्टे लाइक दिस, स्टे रूटेड। यू आर नॉट जस्ट अ ग्रेट क्रिकेटर, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। थैंक यू प्रज्ञान ओझा। थैंक यू पदम भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम। फर्स्ट टाइम सम जेन्युइन क्वेश्चंस आए, अच्छा लगा। क्वेश्चन के पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं था, मजा आया देख के, मतलब बात करके आपसे। थैंक यू प्रज्ञान, एंड फॉर ऑल यू लवली व्यूअर्स, आई मस्ट थैंक यू बिकॉज इट्स अबाउट योर सपोर्ट, योर लव। आपका फीडबैक, कमेंट, सजेशन, always keep writing in at sportsinki@gmail.com, and as far as liking, subscribing and sharing our YouTube channel, please do that because उसके बिना काम कैसे चलेगा। This is Madam Ji Charawat saying goodbye, keep smiling, increases your face value.